तो हमने कहा कि जिन बहन जी को हम प्रधानमंत्री बना रहे थे, अच्छा वो आप नहीं बनी। अगर आप बन जाती तो आपके हाथ से सबसे पहला संविधान के खिलाफ पहला काम होता कि आप इस ऑर्डर के खिलाफ ऑर्डिनेंस ले आती। और हम भी आपको हाथ से छोड़ते हैं, जो संवैधानिक न्याय के लिए काम करे, जो हमें दिखाई देगा हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहे। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया? मोदी ने किया क्या? ये मनुवादी जज हैं, ये कॉलोजियम से आए हुए हैं। इस तरीके से तुम सड़कों पे नंगा नाच रहे हो, अपमान कर रहे हो इस संविधान का। तुम कहते हो घुटने टिकवा देंगे, अपने गरीबों के घुटने टिकवा दें। शर्म करो, तुम्हारे ऊपर लानत है, तुम्हारे ऊपर, तुम अपने गरीबों के खिलाफ बोल रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं आपके साथ शिवम चौबे। इस समय देश में राजनीति का माहौल है। एक तरफ आरक्षण की बात की जा रही है, दूसरी तरफ रिजर्वेशन की बात की जा रही है। रिजर्वेशन की बात करें तो जब SC/ST की बात आती है तो मायावती एक मुख्य तौर पर नाम आती है सामने, जो कि दलितों और पिछड़ों के लिए बड़ा काम करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अशोक अज्ञानी जी, जो मायावती के बहुत बड़े समर्थक रहे थे। 2 महीने पहले तक सर आप मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा भी बता रहे थे। अब क्या हो गया? मायावती को अब छोड़ दिया आपने, कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, और अब किसकी तरफ देख रहे हैं? क्या इस देश में दलितों का संरक्षक कौन बनने वाला है अगला? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम जिन बहन जी को बहुजनों की 85% की नेता समझ के, और हम लगातार दिन रात उनको प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे कि एक दलित नेता इस देश के अंदर पहली प्रधानमंत्री बने और इस देश में तमाम 85% लोगों को उनको संवैधानिक अधिकार दिलवाए। हम उनको सामाजिक न्याय की मूर्ति समझ रहे थे। लेकिन अभी जो ये 1 अगस्त को जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों की संवैधानिक खंडपीठ का, जो उन्होंने कहा SC/ST रिजर्वेशन में रिजर्वेशन, मतलब जो लोग 1-2 जातियाँ ले चुकी हैं, जो ताकतवर हो चुके हैं, अब उनमें से वर्ग बना दो। जिनको नहीं मिला उसमें कैटेगरीज बना करके उनको कम ज़्यादा के आधार पे उनको भी दो, क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 16 ये तमाम ये कहते हैं कि हर प्रतिनिधित्व जो है समान प्रतिनिधित्व हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर जाति का होना चाहिए। तो उसमें एक जाति क्यों ले? अब इतना सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित इतना बढ़िया ऑर्डर आया, जो पिछले 40 साल से लड़ाई चल रही थी तमाम SC/STs की, तो आपने एकदम से आकर के एक जाति का फेवर ले लिया, और एक जाति में से भी चंद मालदारों का, क्रीमी लेयर्स का, जो पैसे कमा चुके हैं। और आपकी अपनी जाति के भी लोग आज गरीब हैं आज भी, और आपने बहुमत लोगों का जो SC/ST के गरीब कमज़ोर थे उनका साथ छोड़ करके आपने एकदम से आपातकाल बता दिया उसको, उस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के उस महान आदेश को। तो हमने कहा कि जिन बहन जी को हम प्रधानमंत्री बना रहे थे, अच्छा वो आप नहीं बनी। अगर आप बन जाती तो आपके हाथ से सबसे पहला संविधान के खिलाफ पहला काम होता कि आप इस ऑर्डर के खिलाफ ऑर्डिनेंस ले आती। अर्थात इतने सारे लोगों के विरुद्ध, आप जो कमज़ोर हैं उनके विरुद्ध आपके हाथ से गलत काम हो जाता। तो अच्छा वो आप प्रधानमंत्री नहीं बनी, और हम भी आपको हाथ से छोड़ते हैं, और आज से हम अपना दूसरे रास्ते पे चलते हैं। जो भारत के संविधान के तहत जो काम करे, जो पार्टी काम करे, जो संवैधानिक न्याय के लिए काम करे, जो हमें दिखाई देगा हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, दूसरा रास्ता चुनने की बात कर दी आपने, पर दूसरा विकल्प कौन है इस समय? अगर आप बात करें खास करके दलितों और पिछड़ों की, तो कौन उनका मसीहा इस समय नज़र आ रहा है देश में, और कौन आने वाले समय में ऐसा काम कर दिखाएगा जिससे उनकी स्थिति में सुधार आएगा? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज पर देखिए हमेशा राजनीति में, डेमोक्रेसी में जो भी एक जनता होती है उसके पास जो वोट के अधिकार को कास्ट करने का अपना समय होता है, तो वो देखता है कि भाई मेरे इनके मेमोरेंडम में या किस पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे लिए काम किया है, आवाज़ उठाई है, या कौन मेरे दुख के समय पे खड़ा हुआ है। तो आज की तारीख में देखिए, मैं SC/ST का आदमी हूँ और सबसे गरीब कमज़ोर पक्ष के लिए काम करता हूँ। तो आज जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो जहाँ बहन कुमारी मायावती खिलाफ, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद खिलाफ, जहां पर पप्पू यादव खिलाफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव खिलाफ, जहां पर कि वो RJD के वो लालू प्रसाद के लड़के वो खिलाफ, और जहां पर कि कांग्रेस पार्टी खिलाफ, NDA के बहुत सारे घटक दल खिलाफ, और यहां तक कि NDA के कुछ थोड़े मोटे 1-2 घटक भी खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने इन तमाम लोगों को इतना प्रेशर देने के बाद, भारत बंद करने की कोशिश के बावजूद, और 100 सांसद SC/ST के करके लिख के दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खत्म कर दो, उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बातों को दरकिनार किया, और उन्होंने एकदम से सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उनको ये कहा कि भाई हम संविधान के तहत काम करेंगे और हम क्रीमी लेयर तो नहीं लागू करेंगे, लेकिन बाकी संविधान के तहत होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होगा। उन्होंने ये भी किया कि उनको प्रेशर ना दें, जो 2 दिन शेष बचे थे लोकसभा के सत्र में, उसको भी तुरंत अनिश्चितकाल के लिए उन्होंने वो डिसमिस कर दिया, जिससे कि उनके ऊपर
ऑर्डिनेंस लाने के या विधेयक लाने के लिए तमाम विपक्ष ये सारी की सारी पार्टियां उनके ऊपर प्रेशर ना क्रिएट कर सकें। तो इसीलिए अब हमारे सामने मजबूरी बस कह लो या परिस्थितियों के आधार पे कह लो, हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी, और उसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि हरियाणा में भी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सैनी साहब थे, नायब सैनी साहब, उन्होंने भी हमारी मदद की। और जब हम लड़ रहे थे सड़कों पे, तब माननीय उन्होंने सैनी साहब ने आकर के कहा, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में पास कराया कि मैं इस वर्गीकरण को लागू करता हूं, और कैबिनेट में फाइल पास करा ली। लेकिन आचार संहिता लग गई है, तो इसलिए सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी मजबूरी भी है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो कुमारी शैलजा उसमें है, वो 2 मिनट वही लेडी है जिसने कि 2004 में सबसे पहले हमारा वर्गीकरण हरियाणा का खत्म करवाया था। और कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को विधेयक ला करके प्रधानमंत्री खत्म करें। तो कांग्रेस अगर आ गई तो तुरंत उसको खत्म कर देंगे, और अगर दूसरी ये मायावती के गठबंधन की पार्टी आ गई तो वो खत्म कर देंगे, और अगर चंद्रशेखर के रावण की उसकी गठबंधन की पार्टी आ गई तो वो भी खत्म कर देंगे। तो हमारे पास परिस्थितियों के आधार पे, मजबूरी के आधार पे हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम हरियाणा में बीजेपी को चुनें, और पूरे देश में जहां पर भी चुनाव हो वहां हमें बीजेपी को आंख मूंद के वोट करना चाहिए। तो इसमें 2 सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि आज के समय में, जैसे पहले मायावती का वर्चस्व था, कहीं ना कहीं दलित पिछड़ों की जो पॉपुलैरिटी में उनकी काफ़ी लोकप्रियता थी, अब वो जगह इस समय कहीं ना कहीं देश में चंद्रशेखर रावण ले रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बीजेपी की बात की, तो विपक्षी ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी हो या बीजेपी हो, वो आरक्षण ख़त्म करना चाहती है देश से। तो कितनी सच्चाई है दोनों चीज़ों पर लेकर, आपकी राय क्या है? देखिए, अभी जो हम देखिए जो सामने प्रत्यक्ष दिखता है उसी को सच माना जाता है। अभी चाहे जितने भी विरोधी बोलते हो कि ये उसको संविधान को ख़त्म कर देंगे मोदी जी, रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी जो कमज़ोर पक्षों के जो रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया? मोदी ने किया क्या? मोदी जी ने किया क्या? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो तुम सड़कों पर, तुम संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके, कोई सांसद है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई राजनीतिक दलों का जो संविधान से रजिस्टर्ड कराई है आपने, वो आप सड़कों पे खड़े होकर के वहाँ उसका सुप्रीम कोर्ट का तुम अपमान कर रहे हो, उसको ख़त्म करने की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर हमला कर रहे हो, अर्थात संविधान पर हमला कर रहे हो, उसके खिलाफ भारत बंद बुला रहे हो, उसके खिलाफ तुम रैलियाँ कर रहे हो। इसका मतलब कि तुम लोग संविधान के खिलाफ हो। अपनी न्यायिक, देखिए, कोई मैं कानून का आदमी हूँ, जब कोई केस हार जाता है तो उसके पास कानून में ये पक्ष होता है कि आप पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दें या कोई अपील फाइल उससे बड़ी कोर्ट में कर दें। तो आपके पास था ना, अगर आपको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत आपको फैसला दिया, आपके पक्ष में नहीं है, आपको कुछ चीज़ खराब लग रही थी, तो आप पुनर्विचार याचिका लगा सकते थे ना। आपको संसद में खड़े होकर चंद्रशेखर रावण कह रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ धोखा किया। ऐसे शब्द भारत की उस पंचायत में, महापंचायत में और न्यायपालिका के विरुद्ध बोल रहे हो आप। उन जजों को आप सड़कों पर उनका अपमान कर रहे हो कि ब्राह्मण जज हैं, ये मनुवादी जज हैं, ये कॉलोजियम से आए हुए हैं। इस तरीके से तुम सड़कों पे नंगा नाच रहे हो, अपमान कर रहे हो इस संविधान का। लेकिन इस समय नायब सिंह हो, चाहे वहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, वो डट के आज संविधान बचा रहे हैं, आज उसको न्यायपालिका को बचा रहे हैं, न्यायपालिका के पक्ष में खड़े हैं, और इस देश के गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब वंचित समाज के साथ खड़े हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है ना। ये दलित नेता जो थे वो दलितों के खिलाफ बोल रहे हैं, गरीब दलितों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये नेता हैं, ये संविधान बचाने वाले हैं, या प्रधानमंत्री संविधान बचाने वाले दिखाई दे रहे हैं? मैं आपसे भी पूछता हूं, बताओ, अगर हमें परिस्थितियों के आधार पे हमें ये देखना पड़ेगा कि आज हमारे साथ कौन खड़ा है, दुख में हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ कौन खड़ा है, आज न्यायपालिका को बचाने के लिए कौन खड़ा है, तो हम उनके साथ हैं। और आज की तारीख में सारे के सारे एक्सपोज हो गए। ये जितने बहुजन अपने आप को कहते थे, सारे के सारे एक जाति के नेता हैं, अपनी ही जाति। पार्टी में देख लो, संगठन में देख लो, ऊपर से नीचे तक इन्होंने अपनी जाति के लोग बना रखे हैं। वहाँ पर एक का दुक्का कोई और दूसरी जाति का नाम के ले रखा होगा, इन्होंने सारे अपनी जाति के बना रखे हैं। इसका मतलब आपके अंदर सामाजिक न्याय की, आपके अंदर व्यवहार नहीं है, चरित्र नहीं है आपका सामाजिक न्याय का, आप इस देश की डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, आप भी अपने गरीबों को और दूसरी जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। तो इसीलिए जो बीजेपी है वो एकमात्र पार्टी आज हमें दिखाई दे रही है कि जिसमें कि कोई परिवारवाद नहीं है, जिसमें कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसमें कि
कोई तमाम लोगों के लिए, पक्ष के लिए, चाहे SC ST हो, चाहे गरीब पक्ष हो। देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 की जो लोकसभा थी आखिरी सत्र में, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया। मैं उस समय विरोध कर रहा था, मेरे जैसा महामूर्ख आदमी, क्योंकि वो जो गरीब जनरलों में जो गरीब लोग थे, और जनरल में भी इसी तरह होता था, जिसमें जैसे SC ST में भी जो कुछ लोग ले रहे हैं ना, उसी तरह उनमें स्वर्ण में उनमें जो पोस्ट आती थी, जिसका बाप IAS IPS है, मालदार है, पूंजीपति है, वो बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं के बच्चों को मिलती थी नौकरियां। जो स्वर्ण बेचारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या गरीब हैं, तो उनको नहीं मिल पाती थी। तो माननीय मोदी जी ने 10% EWS कोटा उन स्वर्णों के लिए उन्होंने किया, बिना प्रदर्शन करे, बिना मांग करे। उस महान आत्मा ने, उस महान मोदी जी ने, उन्होंने अपने दिमाग से कि इन गरीबों को भी चाहिए, उन्होंने EWS 10% किया। और देखिए, एक बात को मैं धन्यवाद अदा करूंगा उन स्वर्णों का, उन मालदार स्वर्णों ने 1% भी एक बार अपने गरीब लोगों को देने में 10% देने के लिए विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे दो, हमारे गरीब भाई हैं, इनको भी दे दो। उन्होंने विरोध नहीं करा। और ये 10-10 हजार करोड़ के लोग, जिनके घर में 5-5, 4-4 IAS IPS, एक घर में 5-5, 6-6 डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोग हैं, उसके बावजूद तुम अपने गरीबों को हिस्सा मिल रहा है, तुम उसको संविधान पे हमला बता रहे हो, तुम उसका विरोध कर रहे हो, तुम सड़कों पे भारत बंद करने की बात करते हो, तुम वहां पर रैली करते हो दिल्ली के अंदर, तुम कहते हो घुटने टिकवा देंगे, अपने गरीबों के घुटने टिकवा दें। शर्म करो, तुम्हारे ऊपर लानत है, तुम्हारे ऊपर, तुम अपने गरीबों के खिलाफ बोल रहे हो। तो इसीलिए आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से अशोक गगयानी जी ने पूरी तरीके से विश्लेषण के साथ बताया कि किस तरीके से दलितों के नाम पर तमाम पार्टियां राजनीति कर रही हैं, और ये राजनीति लंबे समय से चलती आ रही है। मायावती का जिक्र किया गया, चंद्रशेखर रावण का जिक्र किया गया, पर कहीं ना कहीं ये बताया गया कि इस समय जो देश के अंदर दलितों पिछड़ों का मसीहा है, कहीं ना कहीं वो BJP और मोदी ही है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।